नमस्कार दोस्तों, आज बताने वाला हूँ टैली के नए अपडेट के बारे में। टैली का नया रिलीज़ आ गया, रिलीज़ 5.0। हेल्प पे जाएंगे और अपग्रेड पे जाएंगे तो यहाँ आपको दिखा देता हूँ। देखो ये आ गया 5.0 बीटा, टैली प्राइम रिलीज़ 5.0 बीटा। ठीक है, तो ये 5.0 का वर्जन है। बहुत बड़े बड़े अपडेट है, बहुत बड़े बड़े मेजर चेंजेस है इसके अंदर। जीएसटी रिटर्न से रिलेटेड बहुत बड़े बड़े चेंजेस है। और टैली प्राइम 5.0 बीटा के अंदर अगर आप किसी कंपनी के डाटा को खोलेंगे तो सबसे पहले उसको आपको इसके अंदर माइग्रेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो चेंजेस है और डाटा पे भी इफेक्ट डालता है, इसलिए माइग्रेशन की ज़रूरत है। चलिए समझते हैं एक एक करके अपडेट के बारे में। उससे पहले बताना चाहूँगा, जो भी भाई बंधु मेरे चैनल पे पहली बार है, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ साथ बेल आइकन पे भी क्लिक कर लीजिए ताकि इस तरह का कंटेंट आपको मिलता रहे। सबसे नंबर 1 पे है GSTR1। GSTR1 में सबसे बड़ा चेंजेस है। देखो GSTR1 की रिपोर्ट में आ गए। यहाँ से जो GSTR1 होता है, जैसे कि मैं बात करूँ यहाँ पे अप्रैल मंथ की R1 निकाल लेते हैं, अप्रैल 24 की। ठीक है, तो अब आप GSTR1 का जो डाटा है बिना GST पोर्टल पे लॉगिन किए डायरेक्ट ही अपलोड कर दोगे। कैसे करेंगे? एक्सचेंज पे जाके सबसे पहले आपको देखो यहाँ पे GST लॉगिन एंड लॉगआउट का ऑप्शन दिखता है, इस पे जाएंगे। इस पे जाने के बाद आपको अपना यूज़र आईडी सेट करना होता है। देखो यहाँ पे अपडेट यूज़र नेम का ऑप्शन मिलता है, यहाँ पे आपको अपना यूज़र नेम सेट करना है। यूज़र नेम जो GST पोर्टल वाला है वो डालना होगा। उसके बाद एंटर कर देंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे, फिर सेंड OTP पे क्लिक करेंगे। ये OTP कैसे जाता है? हमने लिखा हुआ है कि भाई हमारे पास OTP के ज़रिए हम अपने GST रिटर्न को सबमिट करना चाहते हैं टैली के माध्यम से। तो इस पर क्लिक करेंगे तो क्या होगा, OTP जाएगा। अभी मैंने यूज़र नेम सही नहीं भरा हुआ है, क्योंकि अगर मैं सिखाने के लिए आपको बता रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं करूँगा तो ये सारी रिटर्नों में अपलोड हो जाएगा तो नोटिस आने के चांसेस हो जाएंगे। इसलिए मैं अभी आपको केवल लर्निंग पर्पस से बता रहा हूँ। ठीक है, तो सेंड OTP पे क्लिक करेंगे, OTP आएगा और डायरेक्ट आपकी यहीं से GSTR1 फाइल हो जाएगी। पहले लॉगिन होगा, क्योंकि जो OTP जाएगा वो लॉगिन के लिए होगा। फिर जैसे ही लॉगिन कर लेंगे आपको क्या करना है, एक्सचेंज पे जाना है, अपलोड GST रिटर्न पे जाना है। देखो ये GSTR1 है, अपलोड GSTR1। यहाँ पे एक्सपोर्ट करते थे तो JSON फाइल हम एक्सपोर्ट करके मैनुअल GST पोर्टल पर जाके अपलोड करते थे। अब ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। सेंड का बटन दिखेगा, इस पर क्लिक करेंगे। ये बोलता है कि GSTR1 डाटा विल बी अपलोडेड टू द पोर्टल। कह रहा है GSTR1 का डाटा पोर्टल पे अपलोड हो जाएगा। क्या आप अपलोड करना चाहते हैं? यस, कंटिन्यू करेंगे तो ऐसे पोर्टल पे डाटा जाके अपलोड हो जाएगा। ठीक है, अभी ये अपलोड हुआ। अभी बोला OTP भेजिए भाई, सेंड OTP पे क्लिक करेंगे तो OTP डाल के आप वहाँ पे अपलोड कर सकते हैं, फाइलिंग कर सकते हैं। तो यूज़र नेम में मैंने कुछ गलत किया हुआ इसलिए OTP नहीं जाएगा, ये केवल लर्निंग पर्पस से। तो सिंपल सी बात है, अब 5.0 में अब टैली प्राइम से डायरेक्ट ही आप डाटा अपलोड करके फाइलिंग कर सकते हैं। मैनुअल जो अपलोड करते थे एक्सपोर्ट करके JSON फाइल या एक्सेल फाइल, वो वाली प्रॉब्लम हट गई है। अब आपको डायरेक्ट अपलोड करके आप GSTR1 फाइल कर सकते हैं टैली प्राइम से। ठीक है, यही नहीं, अगर कोई एरर आता है, कुछ भी एरर आता है आपकी रिटर्न के अंदर, चाहे HSN में हो, बिल में हो, वो आपको अब यहाँ पे दिखाई भी देगा एरर और उसका रीज़न भी दिखाएगा कि भाई किस वजह से। हालांकि मेरे यहाँ पे कोई भी एरर नहीं है, लेकिन अगर आपका पोर्टल पे एरर आता है तो रीज़न भी बताएगा। मैं अपनी आने वाली वीडियो में लाइव बताऊंगा कि कैसे R1 फाइल करेंगे टैली 5.0 से बीटा से। तो लाइव R1 फाइलिंग मंथली वालों के लिए और क्वार्टरली वालों के लिए दोनों ही बताऊंगा मैं आपको। 5.0 जो वर्जन आया उससे कि कैसे आप GSTR1 5.0 वाले वर्जन से फाइल करेंगे डायरेक्टली, बिना पोर्टल पे लॉगिन किए, मैनुअल डाटा अपलोड करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट फाइल हो जाएगा। तो ये बताएगा आपको। साथ ही साथ आप देख सकते हैं लास्ट ऑनलाइन एक्टिविटी, तो जो लास्ट ऑनलाइन एक्टिविटीज़ होगी उसकी टाइमिंग भी बताएगा कि भाई लास्ट आपने क्या एक्टिविटीज़ करी है। आपको ARN अपडेट करना है तो मैनुअल ARN भी अपडेट कर सकते हैं। अगर मान लो आपने इस क्वार्टर की रिटर्न को फाइल कर लिया या इस मंथ की रिटर्न को फाइल कर लिया तो उसका ARN और डेट डाल दो। ठीक है, तो देखो क्या मिलेगा, यहाँ पे ऊपर स्टेटस में फाइल्ड आएगा, उसका ARN भी आएगा और उसकी डेट भी आएगी कि भाई हमने 3B जो है फाइल कर दी है, इसका ARN भी ये रहा और डेट ये रही। तो
ARN और डेट भी आ जाएगी फाइलिंग की। बहुत बढ़िया चीज़ है रिकॉर्ड के लिए, आपको पता लगेगा भाई मैंने ये रिटर्न फाइल कर दी है। वैलिडेट करना है आपको GST नंबर पार्टी का। मान लो आप फाइलिंग करने जा रहे हैं, उससे पहले चाहते हैं कि भाई एक बार पार्टी का वैलिडेट कर ले GST नंबर। अभी मान लो यहीं बाहर ही रह के वैलिडेट करना है पार्टी GST। इस पर आ गए, 3 पार्टी आ गई हमारी, जितनी भी पार्टी है वो आ गई। ठीक है, जिसको जिसको हम बिलिंग करते हैं, देख सकते हैं ये पार्टी इनको बिलिंग करते हैं। अगर हमें इनका अपडेट करना है, मतलब डिटेल चेक करना है, वैलिडेट करना है GST नंबर सही है कि नहीं, इस पर सेलेक्ट कर लिया, फैच डिटेल पे क्लिक करेंगे। देखिए ये इसने वहाँ से चेक कर लिया, सब कुछ पोर्टल से बता भी दिया कि एक्टिव है GST नंबर। ये देख सकते हैं पार्टी का GST नंबर एक्टिव है और डाटा ओके है, सब कुछ वेरीफाई कर लिया इसने। ठीक है, तो ऐसे आप वेरीफाई कर सकते हैं कम टाइम में। ठीक है, डायरेक्ट यहाँ से R1 अपलोड हो जाएगी जैसे कि मैंने आपको बताया, और अपनी आने वाली वीडियो में करके दिखाऊंगा। और सबसे बड़ा अपडेट इसके अंदर आया है दूसरा, कि अब आप GST की जो रिकन्सिलेशंस होती हैं बहुत इजी तरीके से कर सकते हो। डाटा डाउनलोड हो जाएगा GSTR 2B का, जो पहले नहीं हो रहा था। देखो यहाँ पे 2A है, 2B है और R1 है, इनका रिकन्सिलेशन कर सकते हो और पूरा ईयरली डाटा डाउनलोड होगा और आपको रिकनसाइल करके पूरा एक एक चीज़ देगा। ठीक है, बहुत अच्छा रिकन्सिलेशन कर दिया है। मैं तो कहूँगा आप इसी को यूज़ करो रिकन्सिलेशन के लिए। सबसे पहले मैं 2B का दिखाता हूँ। 2B का जनरली लोगों को प्रॉब्लम रहती थी, क्योंकि मंथली पोर्टल से डाउनलोड हो रहा है या क्वार्टरली डाउनलोड हो रहा है। अगर मुझे पूरे साल का रिकन्सिलेशन करना है तो कैसे करूँ, इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया टैली ने, आपको दिखाऊंगा। देखो GSTR 2B में आ गए और मैं यहाँ 2B निकाल रहा हूँ पूरे साल का, फाइनेंशियल ईयर 23-24 का निकाल लेते हैं। 1/4/2024, 1/4/2023 से 31 मार्च 2024। ठीक है, ये 23-24 का 2B निकल गया। इसके अंदर कुछ अनसर्टेन ट्रांजैक्शन है, उसको सही करना पड़ेगा। देख लेते हैं क्या है ट्रांजैक्शन अनसर्टेन। लगभग बैंक की एंट्री है ये मेरी सारी। तो बैंक की एंट्री जो पेमेंटें कर रखी हैं वो वाली हैं। इसको क्या करेंगे, सेलेक्ट करके यहाँ से हटा देते हैं। एक बार में हट जाएगा, सेलेक्ट कर लिया मैंने। ये पेमेंट है, जर्नल है, जर्नल वाली जो एंट्री हैं ये देखिए एक्सपेंसेस की एंट्री है और इन पे GST एप्लीकेबल नहीं है ये वाले। तो Alt+S करूँगा, स्टेटस में जाके एक्सक्लूड कर दूंगा। तो मैं यहाँ से एक्सक्लूड कर रहा हूँ इसको। ठीक है, 8 एंट्री और है, देख लेते हैं किस चीज़ की है। डेप्रिसिएशन की एंट्री है, 2 परचेज की एंट्री, उसको सही कर देंगे, देख लेंगे क्या चक्कर है। तो बिल है जो कि बोल रहा है कि डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट नंबर 262-285 टैक्स आरती के अंदर। तो चलिए एक बार लेजर खोल लेते हैं। एक अप्रैल 23 से खोलना पड़ेगा, 31 मार्च 24 का। डुप्लीकेट बता रहा है, कोई बिल 2 बार एंटर है शायद मेरे ख्याल से। डुप्लीकेट बता 262। एक काम करते हैं, इसके लास्ट में ए लगा देते हैं, एंड में मैं ए लगा देता हूँ। इसको भी करता हूँ ऐसे ही। डुप्लीकेट है नहीं मगर डुप्लीकेट बता रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, ये मैंने ए लगा दिया। अभी दोबारा से मैं डिस्प्ले GST रिपोर्ट, मतलब स्टोचरी रिपोर्ट और GST रिपोर्ट में आ गया और यहाँ से आ गया 2B रिकन्सिलेशन में। 1 अप्रैल 23 से 31 मार्च 24। तो देखो अनसर्टेन ट्रांजेक्शन्स में दिखा रहा है अभी भी। इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, Alt+J। ये रहा।
काम करते हैं, 285 ए कर देते हैं, सॉरी 285 ए कैपिटल में, सॉरी यार, यहाँ 85 है, नीचे 62 है, तभी तो डुप्लीकेट बता रहा है ये। देखिए ध्यान से अगर देखा जाए तो ये जो नंबर है यहाँ पे यही आना चाहिए, क्योंकि ये नहीं है। ठीक है, अभी देखिए ये सेव हो गया, बिल्कुल डुप्लीकेट खत्म। अब तो देखो आ गया ऑल अदर आईटीसी फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन, ऑल अदर आईटीसी फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन। ठीक है, पार्ट ए में B2B सेल्स आ गई हमारी, मतलब B2B सप्लाई आ गई। और नीचे आ जाता है रिवर्जल ऑफ आईटीसी, ये नीचे रिवर्जल ऑफ आईटीसी है। रिवर्जल किस वजह से है? क्रेडिट नोट है ये। ठीक है, अभी मैं क्या काम करूँगा, डाटा पूरा का पूरा डाउनलोड कर लूँगा 2B का टैली के अंदर, और भी मिनटों में रिकनसाइल कर देगा। आपको दिखाता हूँ क्या करेंगे। एक्सचेंज पे आएंगे, सबसे पहले तो लॉगिन करना पड़ेगा। लॉगिन पे आ गए, यस किया, इसके लॉगिन को सेट करेंगे। तो यहाँ पे यूज़र नेम लिखना पड़ेगा GST वाला। चलिए लिख लेते हैं, GST वाला यूज़र नेम डाल दिया, एंटर किया, यस कर लिया। अभी OTP बोलेगा, ठीक है, OTP जाएगा। तो जो रजिस्टर्ड पर्सन है, जो उसकी रजिस्टर्ड मेल आईडी है या मोबाइल नंबर, उस पर OTP जाएगा। चलिए सेंड OTP पे क्लिक कर देते हैं। अब OTP गया, अब यहाँ पे OTP लिखना है। चलिए लिख लेते हैं OTP। ये OTP लिख लिया मैंने, एंटर किया। देख सकते हैं GST सेशन लॉगिन इन सक्सेसफुली। अब मैं GST सेशन के लिए लॉगिन कर लिया है मैंने। अभी क्या काम करूँगा, एक्सचेंज पे जाऊँगा और डाउनलोड GST रिटर्न पे जाऊँगा, कॉन्फ़िगर में जाऊँगा और यहाँ से 2B सेलेक्ट कर लिया, एंड ऑफ लिस्ट कर दिया। टाइम पीरियड देंगे 1/4/2023 से 31 मार्च 2024, क्योंकि मैं 23-24 का कर रहा हूँ। अभी डाउनलोड वाले बटन पे क्लिक करेंगे। ठीक है, ये डाउनलोड करेगा, थोड़ा सा टाइम लेगा। देखो डाउनलोड करना शुरू कर दिया। या मंथ भी आ रहा है कि अप्रैल मई जून, हर महीने का डाउनलोड कर रहा है। 12 महीने का होता है। देखो फटाफट फटाफट डाउनलोड करना शुरू कर रहा है। 7वां महीना हो गया, 8वां हो गया, 9वां हो गया। स्पीड है इसमें, स्पीड है, टाइम नहीं लेगा ज़्यादा। तो 12 महीने के डाउनलोड हो गए। अभी एंटर पे क्लिक करेंगे। अब देखो जो ब्लू कलर में है वो पोर्टल का है और जो ब्लैक में है वो बुक्स का है। तो अगर हम देखें पोर्टल पे तो 67 आ रहा है और बुक्स में 47 एंट्री आ रही है। चलिए चेक करते हैं अंदर जाके कि कितना पोर्टल पे और कितना क्या है, किस किस का है और क्या मैच है, क्या मैच है, कितना रिकन्सिलेशन, सब पता चलेगा। आ जाते हैं यहाँ पे B2B इनवॉइस में आते हैं। तो देखो B2B इनवॉइस में ये 3 पार्टी रिकनसाइल है। ये 3 पार्टी रिकनसाइल कौन सी पार्टी नहीं है, ऊपर वाली नहीं है। तो मैं सबसे ऊपर से चलता हूँ। सबसे पहले गुप्ता टायर्स की बात करें, 2 बिल है जो कि अनरिकन्सिलेशन में पड़ा हुआ है। बोलता है कि मिसमैच है, नीचे बोलता है ये वाला तो रिकनसाइल है आपका बिल, ऊपर वाला मिसमैच है। मिसमैच किस वजह से? तो देखो यह तारीख 11 अप्रैल 23, इनवॉइस नंबर 4/23/2024, यहाँ भी वही है। टैक्सेबल अमाउंट यह आ गया, CGST SGST अमाउंट यह आ गया, टैक्स अमाउंट यह आ गया। इनवॉइस अमाउंट देखो यहाँ पे इनवॉइस अमाउंट क्या आया 27,800 और बुक्स में क्या आया 27,800.32। तो जो राउंड ऑफ का फ़र्क है उसकी वजह से डिफरेंस आ गया। 32 पैसे का फ़र्क इनवॉइस अमाउंट में है, टैक्सेबल में नहीं है। तो ये मेरा मैच है। मैं क्या काम करूँगा, इसको सेलेक्ट कर लूँगा और ऑल्ट और S करके यहाँ से रिकन्सिलेशन में जाके रिकनसाइल कर दूँगा। तो ये एंट्री मेरी रिकन्सिलेशन में पहुँच जाएगी। देखो मैनुअली रिकनसाइल, बट रिकनसाइल हो गया है, हट गया। अब ये देखो ये मेरे पास 4 रिकन्सिलेशन आ गए। इसके अलावा अब HDB फाइनेंशियल सर्विस, इस पर आते हैं, ये आ जाते हैं। देखो यहाँ भी मिसमैच बता रहा है, किस वजह से होगा। देखो 30 अगस्त है, यहाँ 31 अगस्त है। हालांकि अमाउंट दोनों का सेम है, अगर टैक्स के अमाउंट को देखा जाए तो दोनों सेम है। तो क्या करेंगे, ये ओके है। नीचे आ जाओ, यहाँ 3 सितंबर है, यहाँ 6 सितंबर है, यहाँ 6 सितंबर है, यहाँ 3 सितंबर है। हालांकि
सबके अमाउंट मैच हैं, टैक्सेबल अमाउंट और CGST GST मैच है, बट डेटों का फ़र्क है, यहाँ 6 सितंबर या 9 सितंबर, यहाँ 6 सितंबर यहाँ 13 सितंबर, डेटों का फ़र्क है, बाकी सब चीज़ मैच है। तो मैं क्या काम करूँगा, इसको करूँगा सेलेक्ट क्योंकि भाई ये मेरा मैच है, और यहाँ से ऑल टेस्ट करके यहाँ से कर दूँगा रिकनसाइल। ये एंट्री मेरी रिकनसाइल हो गई, ठीक है, ये मैनुअली रिकनसाइल किया है मैंने। बाहर निकलूँगा तो देख सकते हैं ये भी रिकनसाइल हो गया मेरा। इसी प्रकार से अगला आ जाते हैं। अगला HKS ऑटोमोबाइल प्राइवेट लिमिटेड है, ठीक है, इसमें आ जाता है। यहाँ 2 बिल है, दोनों ही मिसमैच में है। क्यों है, क्योंकि यहाँ 29 अगस्त है, यहाँ भी 29 अगस्त है। बिल में अगर देखा जाए तो बिल नंबर भी सेम है। उसके बाद यहाँ देखिए टैक्स अमाउंट के अंदर 1234.32 है या 1234.33 है, तो माइनर सा डिफरेंस है, पॉइंट पैसे का, उसको हम इग्नोर करेंगे। तो इसको सेलेक्ट किया और यहाँ से रिकनसाइल कर दिया। बाहर निकल के कॉन्फ़िगरेशन में आ जाते हैं, कुछ कॉन्फ़िगरेशन भी सेट करते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये पार्टी ओके हो गई, रिकनसाइल हो गई। अगला आ जाते हैं श्री कृष्णा टायर्स, इस पे आ गया मैं। तो देखा जाए ये 1 मई 23, ये भी 1 मई 23, बिल नंबर सेम है, टैक्सेबल अमाउंट बिल्कुल सेम है। टैक्स अमाउंट में 1 पैसे का फ़र्क है जो कि एक्सेप्टेबल है, ठीक है। अब यहाँ से इसको भी सेलेक्ट कर लेंगे क्योंकि 1 पैसे का फ़र्क जो कि चल जाएगा। इसको सेलेक्ट कर लिया, ऑल टेस्ट कर दिया, इसको भी मैंने रिकनसाइल कर दिया, सेलेक्ट करके यहाँ से रिकनसाइल। ये एंट्री भी मेरी रिकनसाइल हो गई, ठीक है। अब अगला आ जाते हैं, 2 पार्टी और रह गई। फ़ोन पे में से देखा जाए तो कुछ एंट्रियों को डाला है और कुछ एंट्रियों को नहीं डाला है। मतलब जो नहीं डाला वो रिकनसाइल में है, रिकनसाइल में नहीं है। एक्चुअली फ़ोन पे से कुछ रिचार्ज वगैरह कराया होगा, लेकिन ये देखा जाए तो इसमें कुछ को मैंने एक्सपेंस में क्लेम कर लिया। जैसे बाकी देख सकते हैं ऊपर वाला, ये सब एक्सपेंस में क्लेम कर लिया है और इनको बाकी की एंट्री मैंने करी है और कुछ को एक्सपेंस में क्लेम कर लिया। तो ये वाला जो पोर्टल पे आ रहा है मैं लेना नहीं चाहता, ठीक है। तो क्या करेंगे, इसको इग्नोर कर देंगे। बाकी नीचे वाला मेरा रिकनसाइल है तो रिकनसाइल पे लेंगे। अनरिकनसाइल में रहेगा क्योंकि इतना अमाउंट पोर्टल पे आ रहा है, ये वाले बिल पोर्टल पे आ रहे हैं, तो ये अनरिकनसिलेशन में रहेगा, इसको रहने दीजिए। नीचे आते हैं, नीचे वाली पार्टी पे मिसमैच में बता रहा है और मिसमैच बताने का वही टैक्स अमाउंट में राउंड ऑफ का फ़र्क आ रहा है, इसलिए इसको भी मैं एक्सेप्ट करके रिकनसाइल कर रहा हूँ। अगला है, फ़ोन पे तो है मिसमैच में, अगला है ये पार्टी श्री राम जनरल इंश्योरेंस। इसमें भी कुछ बिल ऐसे हैं जिसको मैच कर लिया गया है, मतलब रिकनसाइल कर लिया गया। बाकी कुछ बिल ऐसे हैं जो मैच नहीं हो रहे। बाकी टैक्सेबल वैल्यू देखा जाए तो लगभग सबकी सेम है, किसी किसी के टैक्स अमाउंट में फ़र्क आ रहा है। तो इसको भी मैं एक्सेप्ट करके और रिकनसाइल पे डाल रहा हूँ। ये ओके हो गया। अब नीचे आ जाता है टैक्स आरती। इनके कहीं ना कहीं इनके D2 में फ़र्क आ रहा है, ठीक है। बिल नंबर सेम है बट डेट जो है आगे पीछे है, तो इसको मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ। और जिस दिन इनवॉइस आया होगा या माल रिसीव हुआ होगा या सर्विस रिसीव होगा उस दिन एंट्री कर रखी है। अब एक बिल जो है वो पोर्टल पे है और एक बिल जो है वो ओनली बुक्स के अंदर है और एक बिल जो है ओनली पोर्टल पे। हालांकि ये 31 मार्च 24 को आ रहा है और पोर्टल पे 21 फरवरी को आ रहा है। तो इसको एक काम कर सकते हैं, इसकी डेट को चेंज करके 21 फरवरी कर देंगे, जिससे वो मैच कर लेगा। 21 फरवरी कर देता हूँ। अच्छा, इसमें बिल नंबर जो ये कर दिया ना लास्ट में,
बिल नंबर की वजह से दिक्कत कर रहा है। बिल नंबर हटा देते हैं, सेम कर देते हैं। अब देखिए ये आपस में मैच कर लिया इसने, और यहाँ से उठा के हम इसको कर देंगे रिकनसाइल। ठीक है, ये भी रिकनसाइल हो गया। सिर्फ एक ही पार्टी रह गई जिसका अनरिकनसिलेशन के अंदर है। ठीक है, वो ये है। वाउचर वाइज करना चाहोगे तो F5 कर लो, वाउचर वाइज एंट्री आ जाएंगी। ये देखिए वाउचर वाइज एंट्री आ गई। अब ये वो एंट्री है जो अवेलेबल ओनली इन पोर्टल, और ये एंट्री वो है जो रिकनसाइल है, मतलब पोर्टल से मैच है। तो जो ब्लू कलर वाली एंट्रियाँ आ रही हैं वो ओनली पोर्टल पे है ये, और इसका डिफरेंस आ रहा है ये टैक्स अमाउंट का 235 रुपये जो पोर्टल पे एक्स्ट्रा आ रहा है। मतलब हमने क्लेम नहीं किया, बिकॉज एक्सपेंस में क्लेम कर लिया इसलिए। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा 2B मैच हो गया, क्योंकि जितना हमने क्लेम किया होगा उतना ही 3B में लिया होगा। इस प्रकार से हमारा 2B या इधर मैच हो गया। ठीक है, यहाँ आप बाहर आ जाओ, नीचे आप अदर्स में जाके क्रेडिट नोट को भी मैच कर सकते हो। क्रेडिट नोट में जाके एक ही पार्टी का क्रेडिट नोट है, ये देखते हैं, ये ओनली अवेलेबल ओनली पोर्टल और ये अवेलेबल ओनली बुक्स। इनके इनवॉइस नंबर में या बिल नंबर में चेंजेस होगा। देखिए अगर आप नीचे का टोटल देखेंगे तो दोनों का सेम है। ठीक है, बस यहाँ पे वाउचर नंबर में फ़र्क आ रहा है, इस वजह से ये इसको मैप नहीं कर रहा है। अगर इसको ये मैप करे so potential value for reconciliation voucher। अब देखिए पोटेंशियल मैच का मतलब हो गया कि एक्सक्लूडिंग डॉक्यूमेंट नंबर, ये डॉक्यूमेंट नंबर को एक्सक्लूड करके उसको मैच करेगा आपस में। तो अगर देखा जाए तो ये लगभग मैच है। अगर डॉक्यूमेंट नंबर को एक्सक्लूड करके मैच कर रहा है तो लगभग मैच है। सो दोस्तों इस प्रकार से आप 2B मैच करोगे टैली के नए वर्जन में, टैली प्राइम 5.0 में। ये 2B बताया मैंने। अब बात करते हैं 2A की। तो 2A भी एनुअल आपका डाउनलोड हो जाएगा और एनुअल मैचिंग हो जाएगी। दिखाता हूँ आपको, 1/4/23 से 31/3/24। ठीक है, अभी क्या करेंगे, एक्सचेंज डाटा में आएंगे, डाउनलोड GST रिटर्न में आएंगे और कन्फिगर में जाएंगे। ऑल रिटर्न पे आ गया, यहाँ से 2A पे आ गया, एंड ऑफ लिस्ट पे आ गया, और यहाँ मैं डेट चेंज करूँगा 1/4/24, 1/4/23, 31/3/24। डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो पूरे साल का जो 2A होता है वो डाउनलोड हो जाएगा। पहले टैली में नहीं था ऐसा, किसी पर्टिकुलर पीरियड का होता था। मंथली कर रहे हो तो आप मंथली पर्टिकुलर पीरियड का आप 2A करोगे, वो मंथली उस महीने का 2A डाउनलोड होता था। फिर उस महीने की ज्यूएशन फाइल को इधर डालो, फाइल को अपलोड करो, फिर मैचिंग करो। अब ऐसा कुछ नहीं है, पूरे साल की 2A एक बार में डाउनलोड हो जाएगी इसके अंदर 1 by 1 करके, और फिर आपके इनवॉइस से मैच हो जाएगी। और आपको बस थोड़ा सा इसमें टाइम देना है, एक एक पार्टी का बिल चेक करना है बस। थोड़ा टाइम कंज्यूम है, जब पूरे साल की मैचिंग करते हैं तो टाइम तो लगता ही है। अगर यही मैचिंग आप हर महीने करेंगे आपको टाइम नहीं लगेगा। अगर 2B की बात करूँ मैं, 2B में आप हर महीने अगर करेंगे तो आपको टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि 2B हर महीने आता है। 2B हर महीने मैच कर लो। आप हर महीने जब मैचिंग करोगे तो आप इजीली मैचिंग कर पाओगे। तो आसान कर दिया टैली ने 2B की मैचिंग। अभी देखो यहाँ पे ये आ गया पोर्टल वाला। अब सेम आपको रिकनसाइल करना पड़ेगा, जैसे 2B किया हमने वैसे ही आपको 2A पार्टी का रिकनसाइल करना पड़ेगा। जिस पार्टी का मिसमैच है वो देखना पड़ेगा क्यों मिसमैच है। चाहो तो आप डॉक्यूमेंट नंबर या बिल नंबर सही कर लेना, या डेटे सही कर लेना।
डेटे में कई बार क्या होता है, अकाउंटिंग के अंदर जब माल आता है तब हम बिल की एंट्री चढ़ाते हैं, तो एक कई बार डेटे जो हैं इनवॉइस की या बिलों की एंट्री आगे पीछे हो जाती है डेट, तो उसे इग्नोर करके आप उसे रिकनसाइल कर सकते हो। तो देखो यहाँ पे इस प्रकार से आप टू वे रिकनसिलेशन करेंगे। यहाँ डाटा आ गया, अब वन बाय वन करके आपको पार्टी चेक करनी है और रिकनसिलेशन करना है। ये दोस्तों ऐसे ही आपको अगर GSTR1 रिकनसाइल करना है तो GSTR1 पे आ जाओ, और यहाँ आने के बाद आपको बस डेट देनी है 1/4/23 से 31/3/24। और अगर आप टैली से ही GSTR1 फाइल करते हो तो आपका रिकनसिलेशन जल्दी हो जाएगा और सही तरीके से हो जाएगा। कुछ मिसमैच होगा वो भी बता देगा। 1/4/23 से 31/3/24। अभी डाउनलोड वाले पे क्लिक करेंगे, दिखाता हूँ मैं आपको। हर महीने का करने लगा ये डाउनलोड। GSTR1 अप्रैल से लेके मार्च तक करेगा, 12 महीने की रिटर्न्स है। सभी कॉलम को उठाएगा, B2B, B2C, हर एक चीज़ को। थोड़ा सा टाइम लेगा, बट इसके अंदर जो रिकन्सिलेशन हो जाएगी ना, बहुत अच्छी रिकन्सिलेशन हो जाएगी। ये देख सकते हैं सक्सेसफुली हो गया डाउनलोड। अभी एंटर पे क्लिक करना है। अब दिखाता हूँ आपको, देखो ये पूरा निकल गया। ये पोर्टल के हिसाब से इसने करके चेक किया। सबसे पहले B2B की बात करें तो B2B बिल आ गया 37, इधर भी 37 है। देखो IGST में 95,044 है या 286,584 है। C और S में भी फ़र्क आ रहा है थोड़ा। और उसके बाद बात करें B2C सप्लाई, तो B2C सप्लाई रिकनसाइल है, कोई भी मिसमैच नहीं। देखो यहाँ पर रिकनसाइल लिखा हुआ भी है। B2B अनरिकनसाइल है। चेक कर लेते हैं क्या रीज़न है और किस वजह से है। 3 पार्टियों का रिकनसाइल है, 2 पार्टी है जिसका अनरिकनसिलेशन में है। जैसे राज होम अप्लायंसेस की बात करें तो राज होम अप्लायंसेस का जो बिल है इसके अंदर फ़र्क आ रहा है। फ़र्क कितना आ रहा है चेक कर लेते हैं। यहाँ पे देखते हैं, देखिए यहाँ पे सेल इनवॉइस नंबर 193, ये 31 मार्च 24 को है पोर्टल पे, और यहाँ पे 30 मार्च 24 की एंट्री है। ठीक है, यार किस में फ़र्क है? बिल के डेट में फ़र्क है। एंटर करूँगा, सेल का बिल हमारा सही होना चाहिए, तो सेल की बिल की डेट को सही करूँगा। 31 मार्च कर दिया। आप देख सकते हैं रिकनसाइल में आ गया सारा, यानी राज हम पूरा रिकनसाइल हो गया। अनरिकनसिलेशन में ये है। यहाँ देखते हैं किस चीज़ का फ़र्क है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 156 नंबर पोर्टल पे C और SGST में पड़ा हुआ है, और 194 नंबर जो है वो मैच है IGST में है। बट यहाँ पे भी सेम प्रॉब्लम है कि टैली में 30 मार्च में है और ये एंट्री 31 मार्च 24 को है पोर्टल पे। तो यहाँ पे मैं इसको चेंज करूँगा और इसकी एंट्री भी मैं 31 मार्च में कर दूँगा, सेव कर दूँगा। तो वो बिल भी रिकनसाइल हो गया ये वाला। इसको अपन चाहें तो मैनुअल रिकनसिलेशन में डाल लेते हैं। ठीक है, अब ये वाला बिल की बात करें तो देखो पोर्टल पे CGST और IGST में पड़ा हुआ है ये बिल।
बट यहाँ पे हम लोगों ने मिस्टेक कर दी है, यहाँ पे हम लोगों ने IGST में कर दिया है। चलिए चेक करते हैं ज़रा किस वजह से है ये। एक बार पोर्टल व्यू देखेंगे ऑल्ट आर करके, तो GST नंबर में फ़र्क आ रहा है। सबसे पहला फ़र्क अगर आप देखोगे तो सबसे पहला फ़र्क GST मॉडल में है। यहाँ देखो, अगर ध्यान से देखा जाए तो GST नंबर में फ़र्क है। ये देखिए, पोर्टल पे GST नंबर ये है और यहाँ पे ये है। तो क्या करना होगा, अब आपको पता लग गया कि भाई जो 30 नवंबर तक की टाइम लिमिट मिल जाती है अमेंडमेंट करने की। मतलब अगर किसी भी बिल के अंदर कोई गलती कर दी है, कुछ हो गया है, तो 30 नवंबर तक आप उसको चेंज कर सकते हो। तो इसको अमेंडमेंट के ज़रिए ठीक किया जा सकता है। तो अब आपको अमेंडमेंट फाइल करनी होगी GSTR1 की करंट मंथ में, और उस बिल के अंदर जाके आप GST नंबर सही कर लो। जैसे ही आप GST नंबर सही कर लोगे वो ठीक हो जाएगा, और जब ठीक हो जाए तो आप उसको रिकनसाइल में लिख लेना इधर। अगला अपडेट क्या है कि आप 3B भी रिकनसाइल कर सकते हो। 3B पे आ जाओ और 1/4/23 से 31 मार्च 24 कर लेते हैं, और यहाँ से अपन 3B डाउनलोड कर लेते हैं। एक्सचेंज डाटा में जाके डाउनलोड GST रिटर्न पे जाके कॉन्फ़िगर में जाके यहाँ पे मैं करूँगा 3B एंड ऑफ लिस्ट, और इसे कर लेंगे 1/4/23 से 31/3/24। ठीक है, डाउनलोड पे क्लिक कर लिया। अब मेरे पूरे साल के 3B को भी डाउनलोड करेगा ये, बता भी देगा क्या है नहीं है, क्या मिसमैच है क्या नहीं है, सब कुछ बताएगा। डाउनलोड हो गया, चलिए चेक करते हैं। हाँ ठीक है, अभी यहाँ पे कंट्रोल मेथड ऑफ शोइंग वैल्यू फ्रॉम पोर्टल। हाँ ठीक है, अब उसके बाद क्या करना है, पोर्टल की वैल्यू नहीं आ रही तो उसको चेंज करेंगे कंट्रोल B से। ये मेथड ऑफ शोइंग वैल्यूज फ्रॉम पोर्टल नोन है, इसको कर देंगे कंपैरिजन बुक्स एंड पोर्टल। ये ले लिया, अब एस्केप करेंगे। ये देखो, अब बताएगा आपके पोर्टल से भी डाउनलोड करके बताएगा कि क्या है, कितनी वैल्यू दिखा रखी है आपने और क्या क्या है। तो देखो CGST और SGST में फ़र्क आ रहा है। क्यों आ रहा है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि भाई अमेंडमेंट जो करी है, अमेंडमेंट की वजह से जो सेल है B2C की जगह पे B2B दिखाया। अभी हमने जो एक पार्टी का चेक किया उसकी वजह से यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है। तो जब उसको पोर्टल पे सही करेंगे या उसको यहाँ पे सही कर लेंगे, या तो यहाँ सही कर लो या पोर्टल पे सही कर लो, तो मैच हो जाएगा। अब जैसा कि देखिए, ये देखिए B2C सप्लाई को रिकनसाइल बता रहा है, ये इसमें अनरिकनसाइल बता रहा है। रीज़न क्या था, मैंने आपको बताया था कि रीज़न क्या है। एक पार्टी का जो बिल है उसके बिल में ही फ़र्क है, उसकी वजह से ये अनरिकनसिलेशन में जा रहा है। मेरे ख्याल से वो ये वाला बिल है, ये वाला बिल जैसे सही होगा और रिकनसाइल कर देगा। तो अगर अनरिकनसिलेशन है, मिसमैच है, तो मिसमैच को चेक करने के लिए आप अपनी R1 की रिकनसिलेशन रिपोर्ट में जाओ, वहाँ आपको पता लगेगा किस वजह से। अगर आपने R1 रिकनसाइल कर लिया, B2C तो ओके, इसके बाद बोलते हैं इनपुट इस क्रेडिट आप कितना है इस इधर और कितना लिया पोर्टल पे। तो ऑल अदर आईडी से जो पोर्टल पे वो 51 है और आपने यहाँ पे डाला हुआ है 54, यानी मिसमैच है। कुछ बिलों का मिसमैच है, जो बिल पोर्टल पे नहीं आए उसका मिसमैच है। और इसके लिए आपको क्या देखना है, इसके लिए आपको 2B देखना है, 2B की जो रिकन्सिलेशन है। इसके अलावा यहाँ पे ये आया इनपुट स्क्रिप्ट रिवर्स के अंदर, तो ये अवेलेबल ओनली पोर्टल पे इतना देखो अवेलेबल है रिवर्सल के लिए, और अदर्स में इतना अवेलेबल रिवर्सल के लिए। लेकिन आपने बुक्स के अंदर इसका रिवर्सल नहीं दिखाया है। किसमें, ब्लॉक क्रेडिट में। देखो ब्लॉक क्रेडिट में 146 पोर्टल पे आपने रिवर्सल किया, 107 अदर में जाकर रिवर्सल किया। तो ये आपने बुक्स में एंट्री रिवर्सल की क्यों नहीं करी है, तो आपको बुक्स में एंट्री करनी होगी रिवर्सल की इसकी। ठीक है,
इसी प्रकार से नेट इनपुट इज क्रेडिट ये आ गया। उसके बाद अनरिकन्सिलेशन के अंदर हम देखें तो ये देखिए, ये वाली सप्लाई केवल बुक्स में अवेलेबल है, पोर्टल पे आपने डाली नहीं है, जो भी आपकी एग्जाम सप्लाई है। तो ये पेमेंट से रिलेटेड है, इनको अगर हम हटा दें, इसका कोई लेना देना नहीं है, पेमेंट की सर्विस है, तो यहाँ से भी वो भी हटा देगा। ये नेट इनपुट में वही फर्क आ गया। तो ये अपना 3B जो है वो मैच हो गया। इस प्रकार से 3B मैचिंग करनी है। तो ये एक बड़ा अपडेट था मैचिंग का, कि भाई ऐसे ऐसे आप रिकनसाइल कर सकते हो, जीएसटी रिटर्नों को डाउनलोड कर सकते हो। दूसरा जो बड़ा अपडेट आया है वो मैंने आपको बताया था कि किसी भी पार्टी के अगर जीएसटी डिटेल्स, जो जीएसटी नंबर डाला हुआ है, उसको चेक करना है कि भाई क्या वो सही है वो गलत है, तो उसको भी कर सकते हो। इसके लिए आपको क्या करना होता है, किसी पार्टी का लेज़र निकाला, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे यहाँ पे देखिए टैक्स ऑफिस का हमने लेज़र निकाल दिया, एंटर किया, पार्टी के नेम पे गए, एंटर करके अब जीएसटी की डिटेल को फैच करना है, क्या सही डिटेल भरी है कि नहीं, इस पर क्लिक करेंगे, एंटर करेंगे, चेक करेगा। देखो ये बता रहा है कि पोर्टल पे ये डिटेल है, नाम ये है, एड्रेस ये है और स्टेट पिन कोड ये है, और आपने बुक्स में ये डाला हुआ है। और अगर आपको अपडेट करना है पोर्टल के हिसाब से, जो पोर्टल पे डिटेल्स है वही मेरे यहाँ पे आ जाए, तो बस आपको अपडेट एज पर पोर्टल पे क्लिक करना है, तो पोर्टल के हिसाब से सारा अपडेट कर देगा, नाम भी, एड्रेस भी, एक एक चीज़। ठीक है, आपको फाइलिंग हिस्ट्री देखना है कि भाई ये पार्टी रिटर्न फाइल कर रही है नहीं फाइल कर रही है, फाइलिंग हिस्ट्री पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए ये बता रहे हैं कि भाई इस पार्टी ने अपनी लास्ट 6 मंथ की R1 और 3B इतनी फाइल करी है, और ये पार्टी का रजिस्ट्रेशन 24 अक्टूबर को है, और लास्ट डेट 9 फरवरी 24 को लास्ट अपडेटेड है, और इसका स्टेट जुरिडिक्शन कोड ये है और सेंट्रल जुरिडिक्शन कोड ये है, साथ ही साथ इसका सेंट्रल जुरिडिक्शन ये है। उसके बाद बताता है कि प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस जो है, सप्लायर है सर्विसेज का, गुड्स रिसिपेंट का, अदर प्रकार की सर्विसेज देता ही है। तो पूरी स्टोरी, पूरी जो जन्म पत्री है एक क्लाइंट का, एक पार्टी का, पूरा आ गया यहाँ पे। ये बहुत बढ़िया अपडेट है। एड्रेस ने जीएसटी के हिसाब से अपडेट कर दिया। ठीक है, इसके अलावा अगर आपको लेजर क्रिएट करना है बल्क में, ये जीएसटी नंबर का यूज़ करके लेजर क्रिएट करना है और बहुत सारी पार्टियों को क्रिएट करना है, तो वो भी आप कर सकते हो। डिस्प्ले में गए, स्टोचरी में गए, जीएसटी रिपोर्ट में गए, और यहाँ से जीएसटी यूटिलिटीज़ में गए, और यहाँ से क्रिएट पार्टी यूजिंग जीएसटीएन पे गए। अब आपको बस यहाँ पे जीएसटी नंबर भरना है। किसी भी पार्टी का अगर आपको लेज़र क्रिएट करना है, उसके यहाँ जीएसटी नंबर भरो और लेज़र क्रिएट हो जाएगा। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, लिखते हैं यहाँ पे जीएसटी नंबर, ये लिख लिया जीएसटी नंबर। अभी एंटर करेंगे, एंटर करेंगे तो ये देखिए आ गया ऑटोमेटिक ही, पार्टी का नाम आ गया, सन्डी डेटर। अब ये बोलता है कि नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट्स, मतलब आपने इस पार्टी का लेजर पहले से क्रिएट कर रखा है, इसलिए नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट बता रहा है। तो ये क्रिएट नहीं होगा जब तक आप सेव नहीं करेंगे ना, इसको ये क्रिएट नहीं होगा। बस ये नाम दिखाएगा। अगर आपको फिर भी क्रिएट करना है तो इसके नाम में थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ चेंज करना पड़ेगा। जैसे ये मैंने चेंज किया नाम में, लास्ट में सन्नी डेटा के ग्रुप में ले लिया, और यहाँ से रेगुलर है। ठीक है, बस अब इसको एंटर करके पैन नंबर ये आ गया, एडिशनल इन्फॉर्मेशन ये है। अब बस इसको सेव करना है। जैसे सेव करूँगा ये पार्टी क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, तो बल्क में आप जीएसटी नंबर का यूज़ करके पार्टी क्रिएट कर सकते हो इस रिलीज़ के अंदर, रिलीज़ 5.0 में। अगले स्टेप में बढ़ते हैं, यानी अगले अपडेट के बारे में बात करते हैं। तो आप यहाँ पे रिस्क भी पैरामीटर कर सकते हो कि आईटीसी का कितना रिस्क है किसी पार्टी का। आईटीसी का रिस्क का मतलब कि पार्टी
बिल पोर्टल पे चढ़ा रही है या नहीं चढ़ा रही है, मैंने उससे जो माल ख़रीदा है मैं जीएसटी की पेमेंट कर रहा हूँ, वो नहीं चढ़ा रहा है, तो मैं पेमेंट कितनी करूँ, जीएसटी वाला कर दूँ क्या पेमेंट अगर उसने बिल नहीं चढ़ाया तो। ये आपको रिस्क भी कैलकुलेट करके देगा। कैसे आपको दिखाता हूँ। डिस्प्ले स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट आउटस्टैंडिंग पेबल्स में आ जाते हैं। देखिए ये पेबल आ गया, ठीक है, पेबल आ गया। अभी आपको यहाँ पे रिस्क पैरामीटर चेक करना है, तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। कैसे चेक करेंगे, F12 ऑन करना, और F12 ऑन करने के बाद एक ऑप्शन होता है शो ITC एट रिस्क एंड बैलेंस अमाउंट, इसको यस कर देना है। शो GST स्टेटस, ब्रेकअप ऑफ बुक्स एंड पोर्टल अमाउंट एंड पार्टी GST नंबर, यस कर दिया। तो अब देखना, दिखाता हूँ आपको। ये बोल रहा है कि भाई इस पार्टी का ये वाला बिल पेंडिंग है, पेंडिंग अमाउंट ये है, और ये बिल पोर्टल पे नहीं आया इसका टैक्स अमाउंट, ये केवल बुक्स में ही अवेलेबल है, इसके इतने ड्यू हो गए, इतना ओवर ड्यू हो गया। बहुत सारी ऐसी पार्टी हैं जिसका बिल पेंडिंग है और जो अवेलेबल ओनली बुक्स के अंदर है। तो बोलता है कि भाई पेंडिंग अमाउंट आपका 52 लाख का है, जिसमें से 5,18,000 का ITC पोर्टल पे आया ही नहीं, तो आपको केवल 47,43,000 ही पे करना है, क्योंकि 5,18,000 आपका रिस्क अमाउंट है। क्योंकि ये पोर्टल पे नहीं है, आप पे कर दोगे, आपको इसका बेनिफिट नहीं मिलना, यानी 5,18,000 का आपको रिस्क है। ये एक मान के चलो कि मैंने बताया है पर्टिकुलर, ये मैंने बताया सभी पार्टी का। अगर मान लो किसी एक पार्टी का चेक करना है आपको, तो करना क्या है, बाहर निकलो और किसी पार्टी का लेज़र निकाल लो। जैसे कि MG इंडस्ट्री सप्लायर, इसका लेज़र निकाल लिया हमने। अगर आपको इसका चेक करना है तो एक ऑप्शन है यहाँ पे लेज़र वाउचर GST, इस पर क्लिक करोगे तो ये बता देगा कि भाई ये सारे बिल पोर्टल पे अवेलेबल है, और आपने जो माल खरीदा 5,52,000 समथिंग का ओपनिंग अमाउंट था, और 8 लाख का माल लिया, करंट 13,14 देना है आपको, 13,14,000, जिसमें से 1,22,000 का जो टैक्स का अमाउंट है, इस इनवॉइस के ऊपर टैक्स कितना है ये देखो, हर इनवॉइस का टैक्स अलग अलग आया। तो 1,22,400 का जो अमाउंट है टैक्स का, वो पोर्टल पे नहीं है, तो ये आपका रिस्क में है। तो 13 में से ये लेस कर दोगे 1,22,400, तो 12 लाख रुपए आपको देने हैं, ठीक है। जो रिस्क वाला था वो रिस्क कैलकुलेट करके बोलिए भाई आप इतना ही दो, नहीं तो जो पोर्टल पे नहीं है उसका आपको दोगे तो आपको नुकसान हो जाएगा, क्योंकि अगर बिल नहीं आया पोर्टल पे तो बाद में आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी, ठीक है। तो आप ऐसे लेज़र में जाके चेक कर सकते हो, चाहे वो पेबल हो चाहे रिसीवेबल हो, दोनों के लेज़र में जाके चेक कर सकते हो। ऐसा नहीं केवल पेबल के लिए, अगर कोई रिसीवेबल है तो रिसीवेबल का भी चेक कर सकते हो कि मेरा अगर कोई बिल नहीं है तो पोर्टल पे नहीं है तो कैसे कितना अमाउंट लेना है। जैसे डिस्प्ले स्टेटमेंट ऑफ बुक्स के अंदर आ जाएंगे और आउटस्टैंडिंग में जाके रिसीवेबल में आ जाते हैं। यहाँ रिसीवेबल में भी आपको दिखाएगा, F12 कर लेना, यहाँ एक ऑप्शन आएगा शो लायबिलिटी टू बी बुक्ड एंड बैलेंस, कौन मतलब मुझे कितनी लायबिलिटी बुक करनी है और बैलेंस अमाउंट क्या है, मुझे कितना लेना देना होगा। तो देखो ये अवेलेबल ओनली बुक्स है, मतलब मैंने ये बिल पोर्टल पे नहीं चढ़ाया, ठीक है, ये केवल मेरी बुक्स के अंदर है बिल, तो मेरे को इतनी लायबिलिटी जो है वो पे करनी होगी। तो ये बोलता है कि देखो 31,94,000 मुझे लेने हैं, जिसमें से बोला 249 आपको जमा कराना है लायबिलिटी, बैलेंस अमाउंट 29,44 ही लेना है आपको, ठीक है, इस पार्टी से। तो GST वाला अमाउंट अलग कर दिया इसने और टोटल बता दिया कि भाई इतना आपको लेना है। तो ऐसे आप रिस्क को कैलकुलेट कर सकते हैं टैली प्राइम में 5.0 के अंदर। तो दोस्तों ये था अपडेट टैली प्राइम 5.0 में। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।